सोशल मीडिया बैन के खिलाफ 8 सितंबर को नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने देश का नेतृत्व महज 4 दिनों में बदल दिया। युवाओं के इस आंदोलन को दुनिया ने जेनजी आंदोलन का नाम दिया और जेनजी के आगे किसी की भी चली नहीं। और जेनजी की मांग को मानते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब आपको नेपाल अपडेट के बारे में बताते हैं। नेपाल में मृतकों का जो आंकड़ा है वो अभी 56 हो चुका है। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली के खिलाफ में एफआईआर हो चुकी है। नेपाल में स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश हो चुका है। नेपाल में सुशीला कार्की के पीएम बनने के बाद अब हालात बेहतर होते नजर आते हैं। पीएम मोदी ने नेपाल की पीएम सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी हैं और नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं, ये लिखते हुए पीएम मोदी ने पोस्ट किया। लिखा है, नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति, समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुशीला कार्की नेपाल की पहली चीफ जस्टिस बनी थी और अब पहली पीएम महिला पीएम बन गई हैं। यानी सुशीला कार्की ने नेपाल में इतिहास रच दिया। जेनजी आंदोलनकारियों के बीच वो लोकप्रिय रही। उनकी इमेज भ्रष्टाचार विरोधी रही। नेपाल में सुशीला महिलाओं के लिए प्रेरणा है। सुशीला कार्की के हाथों में नेपाल की कमान केवल इन्हीं कारणों से नहीं दी गई, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स अहम रहे, जिसकी वजह से अब आने वाले महीनों के लिए वो नेपाल का नेतृत्व करेंगी। सुशीला कार्की के सामने नौजवान आंदोलनकारियों ने 5 शर्तें रखी हैं, उन्होंने मान भी लिया। पहली शर्त थी 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आम चुनाव कराए जाए। जो दूसरी शर्त है वो है नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए। तीसरी शर्त यह है कि सरकार में नागरिक और सेना का रिप्रेजेंटेशन हो। चौथी शर्त यह है कि पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए। 5वीं शर्त यह है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आंदोलनकारियों की ये सभी शर्तें सुशीला कार्की ने मान ली, जिसके बाद सरकार का गठन हुआ। और सुशीला कार्की सिर्फ तभी तक नेपाल में अंतरिम सरकार को चलाएंगी जब तक कि वो नए सिरे से चुनाव नहीं हो जाते। वहां नई सरकार का जब तक गठन नहीं हो जाता तब तक वो अंतरिम पीएम रहेंगी। सुशीला कार्की के शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनसे कहा कि देश बचाइए, सफल रहिए, जिसके जवाब में सुशीला ने धन्यवाद कहकर जवाब दिया। सुशीला कार्की ने कमान तो संभाली, लेकिन उनके सामने चुनौतियां काफी हैं। आइए बताते हैं कि आखिर उनके सामने चुनौतियां क्या हैं। जैसे पहली चुनौती उनके सामने है कि नई सरकार पर भरोसा कायम करवाना, जेनजी और पुराने नेताओं में समन्वय बनाना, जेनजी के सभी नेताओं का समर्थन पाना, अंतरिम सरकार को करप्शन फ्री रखना, करप्शन और बेरोजगारी से निपटना, बर्बाद हो चुके नेपाल को फिर से निर्माण करना, विपरीत हालात में बैलेंस करना, ये उनके सामने चुनौतियां हैं। अब जानकार ये मानते हैं कि कार्की को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए काफी कड़े कदम उठाने होंगे। सरकार के ठेकों, नियुक्तियों में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी। बेरोजगारी कम करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, निजी निवेश के लिए माहौल तैयार करना होगा। युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है, उनसे संवाद बनाना भी बेहद जरूरी होगा। I'm glad that they are choosing a leader. They're choosing somebody to lead the country because you can't have a political vacuum. Secondly, I want to say this, Sushila Karki ji, the former Chief Justice. She has a reputation as being a straight individual, corruption, somebody who's fought against corruption, given many human rights answers, etc. She's also a senior person. We are fortunate he studied at BHU. So when you see all this, you hope that, you are starting to rebuild in that sense, fill in the vacuum. नेपाल कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जनरेशन जेड ने कहा कि वो कुछ ओवरहॉल चाहिए है। ये अच्छा है कि उन्होंने कहा है कि अबॉलिश करना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है और अमेंडमेंट भी थोड़ा सोच के बैठ के बातचीत करने के बाद, जल्दी नहीं है। तो अभी तक नेपाल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। हमारा प्रार्थना है, हमारा इच्छा है ये ठीक होगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल ने असाधारण राजनीतिक अशांति के दौर में प्रवेश किया, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग करने वाले जेनजी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों से प्रेरित था। इस संदर्भ में कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए जेनजी आंदोलन की पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में उभरी, जिन्हें वर्चुअल युवा मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया।
वैसे तो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक कुलमन गिसिंग और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह जैसे अन्य उम्मीदवारों पर भी विचार किया गया, लेकिन निष्पक्षता, संतुलन और अखंडता के लिए कार्की की प्रतिष्ठा ने आंदोलन का विश्वास जीत लिया। उन्हें सत्ता की विरासत के रूप में संकट का सामना करता एक राष्ट्र मिला है, जिसे दुरुस्त कर फिर से पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती है।